हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी क्लास 10th का संचयन बुक से जो हमारा पहला चैप्टर है हरि काका। ठीक है, इस चैप्टर के जो राइटर हैं मिथिलेश्वर हैं। ठीक है, हरि काका के यहाँ से मैं अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज। दोनों दिन उनके पास देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की। ठीक है, यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि वो हरि काका के पास कल भी गए थे और आज भी गए हैं। ठीक है, और दोनों दिन ये है हुआ है कि जो हरि काका है वो राइटर से कोई बातचीत नहीं की है। ठीक है, जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिन मन स्थिति में जी रहे थे, उनमें आँख ही बहुत कुछ कह देती है, मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे ये बता रहे कि हरि काका उनकी जो तबीयत के बारे में पूछा हमारे राइटर ने कि तबीयत कैसी है, तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार देखा, फिर सिर झुका दिया। उसके बाद उसके बाद सिर नहीं उठाया। हालांकि उनकी जो एक नज़र थी या एक नज़र से जो उन्होंने देखा, उस नज़र में ही उन्होंने अपनी जो यंत्रणाएं यानी कि जो कष्ट, जो उनके साथ दुख है, वो दुख में जो वो घिरे पड़े हैं, वो दुख उनकी नज़र ही ने बता दी, ऐसा लग रहा था। ठीक है, हरि काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों का सम्मान देता हूँ, उनमें हरि काका भी एक है। हरि काका के प्रति मेरी आसक्ति और अनेक व्यवहारिक वैचारिक कारण हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राइटर हमें बता रहे कि राइटर का जो हरि काका से जो ज़िंदगी में बहुत ही गहरे से जुड़े हैं, यानी बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अपने गांव में जो राइटर्स जो लोगों का सम्मान करते हैं, उसमें से हरि काका भी एक है। हरि काका के प्रति मेरी आसक्ति यानी हरि काका के जो प्रति उनकी जो प्यार है, उनके जो अटैचमेंट है, वह व्यवहारिक और वैचारिक दोनों है। उनकी जो उनके हरि काका का व्यवहार है या जो उनके विचार है, उन दोनों से जो हमारे राइटर ये काफ़ी प्रभावित हुए हैं। उनमें प्रमुख कारण दो है। एक तो ये है कि हरि काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा ये है कि मेरी माँ बताती है हरि काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे और अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हरि काका मुझे करते थे। यानी कि बचपन में जब हमारे राइटर छोटे थे, तो हरि काका उनको अपने कंधे पर बैठा कर घुमाया करते थे। जैसे कि यहाँ पे मेनली दो कारण बताए हैं कि जो हमारे राइटर है वो हरि काका को इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों है, या हरि काका को इतना अच्छा क्यों मानते, इतनी इज्जत क्यों करते हैं। इसमें दो रीज़न दी गई है। इसमें पहला है कि हरि काका पहले रीजन में तो वो तो क्यों है, क्योंकि वो इनके पड़ोस में रहते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि हरि काका बचपन में उन्हें बहुत प्यार या दुलार करते थे, ये उनकी मम्मी से पता लगा उनको, और उन्हें कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। अब राइटर यहाँ पे हरि काका को हरि काका को एज अ फादर से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा हरि काका मुझे करते थे। ठीक है, और जब जब मैं सयाना हुआ, तब मेरी पहली दोस्त हरि काका के साथ ही हुई थी, और हरि काका ने भी जैसे मुझे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। ठीक है, यानी कि उसकी सबसे पहली चीज़ जो है कि, और जब राइटर जो है जब एजेड हो गए या जब सयाना हुए थे, तब उनकी जो मेनली सबसे जो गहरी दोस्ती थी वो हरि काका से हुई थी। पहली दोस्ती जो थी वो हरि काका से हुई थी, और ऐसा लगा कि हरि काका भी उनके दोस्ती का इंतज़ार कर रहे थे। यानी पूरी लाइफ में हरि काका ही भी इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब बड़ा होगा, कब मेरे से दोस्ती करेगा, ऐसा बता रहे हैं। अब ये भी है कि राइटर की माँ बताती है कि मुझे पहले गांव में अन्य से यानी कि हरि काका की यानी राइटर से पहले हरि काका की ऐसा कोई दोस्त नहीं था, या ऐसा किसी के साथ उनकी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फ़िलहाल मुझसे वो कुछ भी कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कि
नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पार सवार लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा न कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैल सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन होने की अतिरिक्त ही क्या कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे जो राइटर है बहुत कुछ कह दिया है। मेनली अगर हम देखें तो या हरी काका जो है, हरी काका राइटर से कुछ भी नहीं छुपाते थे। ठीक है, खूब खुलकर बातें करते, यानी ओपनली बातें करते थे दोनों। लेकिन फिलहाल जो है हरी काका ने सब कुछ कहना बंद कर दिया, यानी कि अब हरी काका राइटर को कुछ भी नहीं बताते, यानी कि उनकी जो स्थिति है, ये जो वो कुछ भी कहना बंद कर दिया, यानी खुल के जो बातें करना बंद कर दिया है, इस चीज़ से राइटर काफ़ी चिंतित है। राइटर ने जैसे बोला है कि जैसे कि नाव बीच मझधार, मझधार का मतलब अगर देखा जाए तो मझधार का मतलब होता है मध्य सागर के बीच, यानी बहुत बड़ा सागर है उसके बीच में फंसा हुआ इंसान के मध्य में। ठीक है, तो जैसे सागर में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन होने के अतिरिक्त क्या ही कर सकती है। विलीन होने का मतलब है कि लुप्त होना, यानी कि उसकी जो आवाज़ें हैं लोगों की, जो जो मझधार में फंसे हैं, उनकी जो आवाज़ें होगी वो लहरों में विलीन हो जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लेकिन मन इसे मानने का कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा के वजह से बेचैनी और छटपटाहट हो गई। कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरी काका घिर गए हैं, यानी कि अभी जो ऐसे में है कि अगर अब बीच मझधार में फंसे हो, वहाँ आप कितना भी चिल्ला लो, कितनी भी कोशिश कर लो, तो वहाँ से आपको निकलना पॉसिबल नहीं है। मझधार यानी समुद्र। ठीक है, तो वैसे स्थिति है, तो वैसे स्थिति में आपको एक ही ऑप्शन बचता है कि मौन होकर जल समाधि लेने का, यानी जल में विलुप्त हो जाओ। विकल्प यानी, और अगर आप विकल्प की बात करो तो ये दूसरा उपाय, सेकंड ऑप्शन यही है। लेकिन इससे मानने का कतई तैयार नहीं, लेकिन इस चीज़ को मानने के लिए मैं यानी राइटर जो है ये कतई रेडी नहीं है उस चीज़ को मानने के लिए, क्योंकि जीने की लालसा है, जो उनकी जीने की लालसा है वो बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई है। कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरी काका घिर गए, यानी हरी काका की जो ज़िंदगी है उसमें अब कुछ ऐसी चीज़ आ गई कि उनकी छटपटाहट या उनकी स्थिति और ख़राब हो रही है। नेक्स्ट है, हरी काका के बारे में मैं जब सोचता हूँ मुझे लगता है कि यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो कहे क्या। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वो मुक्त पा सके। हरी काका के स्थिति में भी होता तो निश्चय ही ये गूंगेपन का शिकार हो जाता है। यानी कि अब हरी काका के बारे में जब राइटर सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि वह समझ नहीं पा रहे हैं कि हरी काका उन्हें उनसे बोले तो क्या बोले, उनसे कहे तो क्या कहे। ठीक है, अब कोई ऐसी बात ही नहीं रही जो कहकर हरी काका उक्ति, यानी कि जो बोलकर हरी काका को सेटिस्फैक्शन मिल सके, या हरी काका शांत हो सके, या उनकी आत्म मुक्ति मिल सके, सेटिस्फैक्शन। हरी काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय इसे गूंगापन का शिकार होता। यानी राइटर बोल रहे हैं कि अगर मैं भी हरी काका का जगह होता या उनके जगह मैं होता तो शायद मैं भी गूंगेपन का शिकार होता, या मैं भी कुछ नहीं बोल पाता। हरी काका की स्थिति में कैसे आप फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। ठीक है, यहाँ पे राइटर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं कि हरी काका इस स्थिति में कैसे आए, या यह कौन सी स्थिति है, या उसकी इसके लिए, यानी जो सिचुएशन है इस सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है, ये सब बताने से पहले मैं अपने गांव को और खासकर गांव की ठाकुरवाड़ी का संक्षिप्त परिचय में आपको दे देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। यानी कि यहाँ पर राइटर हमें ये क्वेश्चन से पहले हमें ये बताने चाह रहे हैं कि वो अपने गाँव के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, खासकर अपने गांव की जो ठाकुरवाड़ी है, ठाकुरवाड़ी का मतलब होता है देवस्थान या कोई मंदिर टाइप समझ लो, तो वो अपने ठाकुरवाड़ी के बारे में छोटा सा इंट्रो करवा रहे हैं, छोटी सी परिचय करवा रहे हैं। तो हम उनके परिचय समझते हैं कि मेरे
गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव के कुल आबादी 2,500-3,000 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे बड़ा सा तालाब और गांव के मध्य स्थित में बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर का विशाल मंदिर जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे मेन जो है गांव, उन्होंने अपनी गांव का परिचय दिया है कि मेरा जो कस्बा यानी इनका जो गांव है, ठीक है, ये शहर आरा यानी आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, वहाँ हसन बाजार आता है। हसन बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी जो है 2,500 से 3,000 होगी। ठीक है, गांव में प्रमुख यानी मेन जो है, गांव के मेन जो है वो 3 चीज़ हैं। गांव के पश्चिम के किनारे का बड़ा सा तालाब यानी गांव के पश्चिम साइड में जो बड़ा सा तालाब है। दूसरा जो है गांव के बीच में बरगद का जो पुराना पेड़ है। या थर्ड जो है गांव के पूरब में एक ठाकुर का विशाल मंदिर जिसे लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। ठीक है, इस गांव में ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई थी इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि बरसों पहले यह गांव पूरी बसा भी नहीं था। कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते और लोगों से मांग कर खा लेते और पूजा पाठ भावना जागृत करते थे। यानी कि ऐसा बोला जाता है कि ठाकुर बाड़ी का स्थापना कब हुआ एक्चुअली में किसी को नहीं मालूम है, एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम है। बट इसकी अगर ठीक अगर अराउंड देखा जाए तो जो लोगों गांव में जो लोगों की प्रचलित कहानी है, जब गांव में जो लोग बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि वह बरसों पहले यानी कि बहुत सालों पहले यहाँ पर जब गांव प्रॉपर बसा भी नहीं था, गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, तब यहाँ पर एक साधु आए थे। ठीक है, और वह साधु यानी संत वो आकर अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे और वो उसी झोपड़ी में सुबह शाम ठाकुर जी का पूजा करते थे और लोगों से मांग कर खा लेते थे। ठीक है, और पूजा पाठ के साथ साथ वह भावना को यानी जो भगवान के प्रति जो विश्वास है उनको और जागृत करते थे लोगों के अंदर। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बना दिया। फिर जैसा जैसा गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर कलेवर में विस्तार होता गया और लोग ठाकुर जी की मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो या लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिन जिन को सफलता मिलती थी वह खुशी में ठाकुर बाड़ी पर रुपये जेवर अनाज चढ़ाते थे। यानी कि लोगों का ऐसा हो गया था कि लोगों ने एक मनौती टाइप मान लिया था। सबसे पहले अगर देखें तो ठाकुर बाड़ी का जैसे कि बढ़ोतरी कैसा हुआ था वह अगर देखा जाए तो बाद में लोग चंदा कर कर, ठीक है, ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। जैसे जैसे अब फिर गांव बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, फिर लोगों ने उस मंदिर को विस्तार मतलब बढ़ाते गए। ठीक है, लोग ठाकुर की मनौती मानते मानते कि ठीक है, ठाकुर जी से जैसे हम भगवान से मानते हैं ना कि हमारा अगर ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे, तो इसी टाइप ऑफ तो लोग मनौती के लिए करते थे, मानते थे कि पुत्र हो या मुकदमे में विजय हो जाए या लड़की की अच्छे घर में शादी हो जाए या लड़के की नौकरी लग जाए तो हम ये आपको देंगे। या अगर जिनकी मनोकामना या जिनकी मनौती सफल होती थी, ठीक है, वो ठाकुर बाड़ी पर रुपये जेवर अनाज वगैरह चढ़ाते रहते थे। ठीक है, अधिक खुशी होती है कि ठाकुर बाड़ी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे और यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुरबाड़ी के कृपा से मुकदमे में उनकी जीत होती है, तो ठाकुरबाड़ी के चलते लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो जाती है क्योंकि ठाकुरबाड़ी की मनौती मनाई गई थी। ठीक है, ऐसा लोगों का अंदर एक विश्वास बन गया है कि लोगों का अगर कोई भी काम होता है यानी अधिकांश जो भी चीज़ होती है, यानी अगर अच्छी फसल हुआ तो वो ठाकुरबाड़ी की कृपा से हुई, या किसी के मुकदमे में जीत हुई तो वो ठाकुरबाड़ी की कृपा से हुई, या किसी की बेटी की जल्दी शादी हो गई तो वो भी ठाकुरबाड़ी की कृपा से होती है। ठीक है, लोगों के इस विश्वास का यह परिणाम है कि गांव के अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। यानी कि अगर मेनली देखा जाए तो लोगों के इस विश्वास ने ठाकुरबाड़ी की गांव में
कि अन्य चीज़ों की तुलना यानी दूसरे चीज़ों से देखा जाए तो ठाकुरबाड़ी का विकास बहुत हजार गुना अधिक हुआ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हुआ है। ठीक है। अब तो यहाँ ठाकुरबाड़ी से यही पहचाना जाता है कि ठाकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव एक बड़ी विशाल ठाकुरबाड़ी है पूरे इलाके में, इसकी जोर कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं, यानी कि ऐसा बताया गया है कि विश्वास के साथ अगर देखा जाए तो लोगों के जो इस विश्वास है, लोगों के इस विश्वास के परिणाम ही ये ठाकुरबाड़ी इतना डेवलप्ड हुआ है या इतना आगे बढ़ा है। ठीक है। अब तो यहाँ ठाकुरबाड़ी से ही पहचान, यानी कि अब जो इनके गांव है, इनके गांव को ठाकुरबाड़ी से ही पहचान मिलती है, यानी ठीक है। और मेन जो देखा जाए सिर्फ मेरे गांव, यानी सिर्फ यहाँ ये नहीं कि राइटर का ही गांव, यहाँ की जो विशाल ठाकुरबाड़ी है, ठीक है, ऐसा जोर यानी ऐसा सेम ठाकुरबाड़ी कहीं है ही नहीं उनके अराउंड में। ठीक है। ठाकुरबाड़ी के नाम 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी का देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल में महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। यानी ठाकुरबाड़ी के नाम पर टोटल 20 बीघे खेत हैं। ठीक है। 20 बीघे की प्रॉपर्टी है। ठीक है। लोगों की जो एक समिति है, एक टाइप ऑफ कमिटी टाइप, एक टाइप ऑफ ग्रुप जो मैनेज करते हैं ठाकुरबाड़ी को, जो देख रेख संचालन का मतलब ही होता है चलाना, मैनेज करना, जो चलाते हैं। ठीक है। और चलाने के लिए हर साल एवरी ईयर वहाँ पे ठाकुरबाड़ी में एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है, यानी लगाया जाता है, यानी सेवा करने के लिए ठाकुरबाड़ी का। ठाकुरबाड़ी का कम लोगों का अंदर ठाकुर जी की प्रतिभावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। ठीक है। और है गांव में जब भी बाढ़ या सूखे के चपेट में आते हैं तो ठाकुरबाड़ी के आहत में तंबू लग जाते हैं लोग, और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। यानी कि जब भी गांव में कोई ऐसी स्थिति आती है, ठीक है, जब ऐसा लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि बाढ़ हो गई या सूखे के चपेट में गांव आ जाते हैं, तो लोग ठाकुरबाड़ी में तंबू लगाने का मतलब कि कीर्तन शुरू कर देते हैं, अखंड कीर्तन शुरू हो जाता है ठाकुरबाड़ी में। ठीक है। इस अशक्ति गांव में किसी पर्व या त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से होती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है। यानी कि जब भी यहाँ होली होती है इस गांव में, या होली के साथ साथ कोई भी पर्व या त्यौहार होता है, तो शुरुआत जो होती है उसकी जो स्टार्ट होती है वो ठाकुरबाड़ी से ही होता है। जैसे होकर होली शुरुआत होगी तो होली की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से होगी, यानी कि पहले जो रंग लगाया जाएगा ठाकुरबाड़ी में लगाया जाएगा, उसके बाद पूरे गाँव में लगाया जाएगा। ठीक है। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में होता है, जलता है। जन्म, शादी, जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र पहली भेंट ठाकुरबाड़ी के नाम की जाती है। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वचन करते हैं। लोगों के खलिहान में फसल की दौनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तो ठाकुरबाड़ी के नाम उपगम निकालकर लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो सबसे मेन चीज़ है कि जब दिवाली आती है तो दिवाली में भी जो पहला दीप होता है वो ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। या जन्म हो गया, या शादी हो गई, या किसी के जनेऊ अवसर हो गया, ठीक है, इन सब चीज़ों में भी जो पहली भेंट होती है ये ठाकुरबाड़ी के नाम जाता है। ठीक है। या ठाकुरबाड़ी के जो ब्राह्मण या साधु संत हैं, ठीक है, ये व्रत या कथाओं के लिए दिन में घूमकर कथा वचन करते हैं, लोगों के घर घर जाकर कथा वचन करते हैं, या लोगों के खलिहान में, यानी कि लोगों के खेत में, खलिहान यानी एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो खेत में जब फसल की दावनी का मतलब होता है ये एक प्रोसेस, ठीक है, जिससे गेहूं या धान निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको दावनी बोला जाता है। ठीक है। यानी जब दवनी की जाती है तो उसमें जो फसल निकलता है तो उस फसल की ढेरी से, ठीक है, उस फसल की ढेरी से ठाकुर जी के नाम अगुम, ठीक है, अगुम का मतलब होता है एक्चुअली में कि एक पार्ट, एक यानी कि जो टोटल अनाज की ढेर की पार्ट है उसमें से एक पार्ट अलग कर देना देवता के लिए, यानी गॉड, भगवान के लिए। ठीक है। तो वो जो टाइप ऑफ पार्ट उस अनाज के जो बचे यानी कि निकाले हुए पार्ट होते हैं वो ठाकुर जी के लिए वो ठाकुरबाड़ी भेज देते हैं। ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। मन, तन और
दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय तो ठाकुरबाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। यानी कि ऐसा लोगों का मानना है कि ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का बहुत ही घनिष्ठ है और मन तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय ठाकुरबाड़ी में बिताते हैं। यानी कि लोगों का ऐसा है कि लोग अधिकांश यानी अपना ज़्यादातर जो अटैचमेंट है उनका वो ठाकुरबाड़ी के साथ है। तन मन यानी कि दोनों, तन से भी यानी शारीरिक रूप से भी और इंटरनली मन से भी, ठीक है, दोनों रूप से वो ठाकुरबाड़ी के लिए हमेशा कैपेबल होते हैं। यानी कि अगर ठाकुरबाड़ी का कोई कृषि कार्य हुआ तो उसके लिए हमेशा उन पे अवेलेबल होते हैं, या ठाकुरबाड़ी का कोई भी कृषि कार्य हुआ तो उसमें अपना योगदान देते हैं, या ठाकुरबाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुनने के लिए, ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए वे अपना जीवन सार्थक मानने लगते हैं। यानी कि जो ठाकुर जी का दर्शन या ठाकुरबाड़ी में कोई प्रवचन हुआ तो वो सुनने के लिए हमेशा आते रहते हैं। प्रवचन का मतलब अगर देखा जाए तो भाषण होता है। यानी कि जब कोई साधु या संत है जो हमें किसी पुरानी चीज़ों के या भगवान से रिलेटेड कोई चीज़ों के बारे में हमें बता रहा होता है टाइप ऑफ, तो वो प्रवचन हो गया। उनमें यह महसूस होता है कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अब खत्म हो जाते हैं। यानी लोगों का ऐसा मानना है कि आपने अगर ठाकुरबाड़ी में एंट्री कर लिया, ठाकुरबाड़ी में आपने प्रवेश कर लिया, तो आपके प्रवेश करते ही आपके जो पिछले सारे पाप है ये सारे खत्म हो जाएंगे। परिस्थितिवश इधर हरि काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया और पहले वह अब अक्सर ही ठाकुरबाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी ठाकुरबाड़ी में मैं जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंखों से नहीं सुहाते। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना, ठीक है। यहाँ पे यह है कि परिस्थितिवश, ठीक है, अभी की जो हरि काका की परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हरि काका ने ठाकुरबाड़ी जाना बंद कर दिया है। पहले अक्सर ठाकुरबाड़ी में जाया करते थे मन बहलाने के लिए, और कभी कभी ठाकुरबाड़ी में जाते थे, लेकिन वहाँ के जो साधु संत हैं, ठीक है, अब राइटर अपनी बात बोल रहे हैं कि वहाँ के जो साधु संत हैं वो उनको फूटी आंख नहीं सुहाते यानी कि बिल्कुल पसंद नहीं है। यानी कि वो क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि वो काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। जो साधु संत वहाँ पे ठाकुरबाड़ी में है वो उनको काम काज की कोई रुचि ही नहीं है, काम काज से कोई अटैचमेंट ही नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बातें बनाना आता है, ठीक है। हरि काका के 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरि काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं और बड़े और छोटे भाई लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं और 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, लेकिन हरि काका का अपना देह में कोई औलाद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये अब हरि काका की फैमिली के बारे में एक्सप्लेन की जा रही है। हरि काका के 4 भाई हैं, ठीक है। चारों भाई में सबकी शादी हो चुकी है। हरि काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं, यानी सबके बेटे बेटियां हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने, यानी कि जो बड़े भाई और छोटे भाई हैं हरि काका के, उनके बच्चे काफ़ी सयाने हैं, जिनमें 2 की शादी हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, यानी कि शहर में ऑफिस में क्लर्क है। लेकिन हरि काका की अपनी देह स्थिति में कोई कलह, यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि हरि काका की जो अपना यानी कि खुद का कोई संतान नहीं है, खुद का कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरि काका का नंबर दूसरा है, यानी हरि काका जो है दूसरे नंबर के भाई हैं। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय प्रतीक्षारत रहने के लेकिन बिना बच्चे जने उनके दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरि काका ने इनकार कर दिया और इस तमीन और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे।
यानी कि जब उनकी दूसरी बीवी का डेथ हो गया या दूसरी बीवी का जब स्वर्गवास हो गया था, तो लोगों ने हरि काका से बोला कि आप तीसरी शादी कर लो, या तीसरी शादी करने की सलाह दी थी। लेकिन हरि काका ने अपनी गिरती हुई उम्र, यानी कि काफ़ी एजेड हो चुके हैं, तो वो अपनी धार्मिक संस्कारों के वजह से इन्हें इनकार कर दिया, मना कर दिया इस तमीन। और इसी वजह से वो प्रेम से, यानी इतने रिस्पेक्टफुली अपने भाइयों के साथ रहने लगे थे।